नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ में लगातार जारी है डेंगू और मलेरिया का कहर। आपको बता दें कि इस समय लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लगातार मलेरिया और डेंगू का कहर है वो जारी है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 64 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जनवरी से अब तक डेंगू के 1312 और मलेरिया के 454 मरीज मिले हैं। आपको बता दें सबसे ज्यादा इंदिरा नगर और आलमबाग में डेंगू के मरीज मिले हैं। जनवरी से अब तक चिकनगुनिया के भी 72 मरीज जो हैं वो मिल चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लखनऊ में डेंगू और मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा इंदिरा नगर में देखने को मिला है। इसके साथ ही जनवरी से अब तक चिकनगुनिया के भी 72 मरीज मिल चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि लखनऊ में मलेरिया और डेंगू का कहर देखने को मिला है। राजधानी में 24 घंटे में 1312 और मलेरिया के 454 मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा इंदिरा नगर और आलमबाग में डेंगू के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जनवरी से अब तक चिकनगुनिया के भी जो 72 मरीज हैं वो मिल चुके हैं। तो अब तक डेंगू के 1312 मरीज मिल चुके हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। अभिनेता सलमान खान को धमकी मिली है। आपको बता दें कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। सलमान खान को धमकी देने वाले ने लॉरेंस गैंग का करीबी बताया जा रहा है। वहीं धमकी देने वालों ने सलमान से 5 करोड़ की मांग की है। लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करने के लिए भी कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपी ने उससे 5 करोड़ की भी डिमांड की है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी को खत्म करने के लिए भी सलमान खान से कहा गया है। तो सलमान खान को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सलमान खान को मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला लॉरेंस गैंग का करीबी बताया जा रहा है। उसने सलमान खान से 5 करोड़ की भी डिमांड की है। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। यूपी उपचुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। मीरापुर से सपा ने किया प्रत्याशी का ऐलान। सपा ने सुंबुल राणा को बनाया प्रत्याशी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सपा ने सुंबुल राणा को बनाया प्रत्याशी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर सपा ने अपनी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा ने सुंबुल से राणा को प्रत्याशी बनाया है। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि मीरापुर से सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सपा ने सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया है। तो मीरापुर से सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से सुंबुल राणा को मीरापुर का प्रत्याशी बनाया गया है। तो यूपी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सपा ने मीरापुर से सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा को मीरापुर का प्रत्याशी बनाया गया है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी की एक और लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि 6 प्रत्याशियों की सूची पहले जारी कर चुकी थी समाजवादी पार्टी। और कल जो है देर शाम मीरापुर सीट को लेकर जो है सस्पेंस खत्म हुआ। मीरापुर पहले तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीरापुर के नेताओं और संभावित प्रत्याशियों के साथ एक अहम बैठक किया और उसके बाद प्रत्याशी घोषित किया, जिसका नाम पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा के नाम पर मुहर लगी है। कयास यह लगाया जा रहा था कि कादिर राणा मीरापुर से प्रत्याशी होंगे, लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने में जो रार चल रही थी, कंफ्यूजन चल रहा था, क्योंकि हाल ही में बसपा छोड़कर पूर्व सांसद कादिर राणा शामिल हुए थे।
उनके चुनाव लड़ने पर कहीं ना कहीं जो है अंतरकलह की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन इसे डैमेज कंट्रोल करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कादिर राणा की पत्नी सुम्बुल राणा को अब प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और वहीं इन सब के बीच एक बड़ी खबर प्रज्ञा आई है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला भी बन चुका है। गाजियाबाद और खैर सीट जो है अब कांग्रेस के पास जाएगी, ऐसा बड़ा दावा किया गया सूत्रों के तरफ से। तो कुल मिलाकर 9 सीटों पर करीब करीब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उतर चुके हैं। बिल्कुल आसिफ, अभी आपने बताया कि इंडिया गठबंधन को जो सीट मिली है वो सिर्फ 2 सीट है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा में था उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन की जो सीट थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा थी। देखिए, चुनाव में अगर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 10 ही सीटें हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा में चुनाव हो, यहाँ पर आके समाजवादी पार्टी को चारा नहीं डाला गया। कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच, कांग्रेस और सपा के बीच अंतरकलह चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन जम्मू कश्मीर में सूत्रों का यह बड़ा दावा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच मंथन हुआ और इसकी मध्यस्थता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया और इसके बाद ही पूरा फार्मूला सेट हो गया और यह तय हो गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ सीटों के कम और ज्यादा की, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी यूपी में पूरी तरह से जो है मजबूत है, वो सपा ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस का साथ कहीं ना कहीं जो है इस मजबूती को बढ़ाएगा और जिस तरह से कांग्रेस ने एक एयर बनाते हुए बिल्कुल आसिफ, अब देखना ये होगा कि सपा से सुम्बुल राणा को अगर प्रत्याशी बनाया गया है तो वो ये जीत हासिल करती है यानी। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 19 अक्टूबर को मथुरा आएंगे मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख के दौरे को लेकर तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मथुरा आएंगे मोहन भागवत, इनके दौरे को लेकर तैयारी जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। वही मथुरा के फरह में कार्यक्रम में शामिल होंगे आरएसएस प्रमुख। तो आरएसएस प्रमुख को लेकर आई है बड़ी जानकारी सामने आई है कि मथुरा आएंगे मोहन भागवत, जहां उनके आने की तैयारियों को लेकर जो शुरुआत है वो हो चुकी है, पूरी तैयारी कर ली गई है। मथुरा के फरह में कार्यक्रम होगा जिसमें वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मथुरा के फरह में एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो 19 अक्टूबर को मोहन भागवत जो है वो मथुरा दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से शुरू की जा चुकी है। मथुरा के फरह में वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कई और कार्यक्रम भी होंगे जिससे वो शामिल होंगे। तो 19 अक्टूबर को मथुरा दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो आपको बता दें कि मोहन भागवत के आने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। पूरी तरह से प्रशासन जो है वो तैयारियां कर चुका है। इसके साथ ही मथुरा के फरह में कई कार्यक्रम होंगे जिसमें मोहन भागवत शामिल होंगे। इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए मथुरा से हमारे साथ मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ जानकारी है? 19 अक्टूबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल प्रज्ञा, यहाँ पर 19 से लेकर और 29 अक्टूबर तक जो आरएसएस का कार्यक्रम है वो उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 19 अक्टूबर को यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आने की भी संभावना पूरी है और तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। उसी को देखते हुए 19 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं और 22 तारीख को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का यहाँ पर कार्यक्रम बन गया है। उनकी भी पूरी संभावना है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात करेंगे और
19 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में तमाम सह संचालक यानी 46 प्रांतों के सह संचालक यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर एक मंडलीय सम्मेलन हो रहा है जिसमें आरएसएस का मंडलीय सम्मेलन है और तमाम सह संचालक यानी 40 प्रांतों के सह संचालक यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर फरह के परखम में एक बहुत बड़ी जो है गौ अनुसंधान केंद्र बनाया गया है जिसका उद्घाटन भी करेंगे मोहन भागवत जी और तमाम जो गेस्ट हाउस बनाए गए हैं उन सबको। फारूक, बिल्कुल अभी आप बोल रहे थे 19 अक्टूबर को आरएसएस जो है वो आ रहे हैं, लेकिन खबर ये भी सामने है कि अगर आरएसएस प्रमुख वहां पहुंच रहे हैं तो रीजन क्या हो सकता है वहां पहुंचने का? क्या उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए वो वहां पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल प्रज्ञा, यहाँ पर जो 19 तारीख से जो कार्यक्रम चल रहा है वो एक मंडलीय सम्मेलन है और उसमें कई तरीके की चर्चाएं भी हो सकती हैं। तमाम सह संचालक और तमाम प्रांतों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं आरएसएस के और आरएसएस की एक बहुत बड़ी कार्यशाला यहाँ पर होने जा रही है जिसमें मोहन भागवत यहाँ पर जो आरएसएस प्रमुख है वो मौजूद रहेंगे और उसमें तमाम सह संचालक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब इसमें क्या जो कार्य होता है और इसमें क्या तैयारियां होती हैं ये अब जो है देखने वाली बात होगी, क्योंकि परखम में जो गौ अनुसंधान केंद्र बनाया गया है उसका उद्घाटन भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। फारूक, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं वहां पे, क्योंकि आरएसएस प्रमुख वहां पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो भी वहां पहुंच सकते हैं, तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां वहां पे की गई हैं? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, इस पे कोई जानकारी? जी बिल्कुल, इसमें जो है पहले से ही एसपीजी और एसएलए जो टीम है वो आकर आज उसका निरीक्षण करेगी क्षेत्र का। कल आईजी और कमिश्नर और एसएसपी और डीएम ने यहाँ का निरीक्षण किया है। हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम और आरएसएस प्रमुख का प्रोग्राम को देखते हुए यहाँ पर ड्रोन कैमरे और तमाम चीजों से जो है निगाह रखी जाएगी, पैनी निगाह इस कार्यक्रम पर रहेगी। प्रशासन जो है लगातार इस तैयारियों में जुटा हुआ है और आज तैयारियों को अंतिम रूप दे देगा। एसपीजी के कमांडोज और एसएलपी जो होती है एक अलग टीम होती है वो भी इसकी बिल्कुल फारूक, बिल्कुल देखना होगा कि किस तरह की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक ये देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि 13 की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, बीजेपी ने यह हवाला दिया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें 13 की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराने की बात की गई है। तो बीजेपी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें 13 की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव कराए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इसी का हवाला देते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि 13 की जगह अब 20 नवंबर को जो है वो उपचुनाव कराया जाए। तो यूपी उपचुनाव को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि 13 की जगह अब 20 नवंबर को उपचुनाव कराया जाए, क्योंकि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो बीजेपी की तरफ से ये चुनाव आयोग को बड़ा ज्ञापन सौंपा गया है। कहा गया है कि 13 की जगह अब 20 नवंबर को चुनाव कराया जाए, क्योंकि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। बात करते हैं अगली खबर की। रौलौत के नेता के घर पर सपा फायरिंग करने का मामला। आपको बता दें आरोपी संजय अवाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने रात में
निठारी गांव में फायरिंग की थी, जिसके बाद से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो रालोद नेता के घर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। तो रालोद नेता के घर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि रालोद नेता के घर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के 16 गांवों में जहरीली शराब से अब तक एक महिला समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सिवान में 26 और सारण में 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें, सिवान में 14 अक्टूबर से मौत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। सिविल सर्जन के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मरने वाले लोगों में छपरा के 8 लोग शामिल हैं। राजद ने सरकार के कामकाज पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक जहरीली शराब पर लगाम नहीं लगा सकी है। वहीं डीएम मुकुल गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन ने हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। निषेध और आबकारी विभाग के अधिकारियों की एक टीम भी मामले की जांच करेगी। तो आपको बता दें कि सिवान में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। वहीं डीएम ने बोला है कि इस पर जांच शुरू हो गई है। जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है। सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4। सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। क्या कहूं, इतना दुर्भाग्यपूर्ण और ये हादसे बार बार हो रहे हैं। संभवतः न जाने कितनी बार आपको भी गिनती याद नहीं होगी कि आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं। जिन घरों के चिराग गए, अब कोई व्यक्ति आएंगे और मीडिया को कहेंगे कि को ना छोड़ा जाएगा ना बख्शा जाएगा, रटी रटाई चीजें। ये पूरा एक सिंडिकेट है। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, उससे ज्यादा की खबर है। मैं ये एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और उस सिंडिकेट वो बहुत ताकतवर है, रसूखदार लोगों तक पहुंचा। सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब आप कल्पना करके देखिए, रोंगटे सिहर जाते हैं। कहां ले आए हैं? और ये बार बार की छवियां, बार बार। इसलिए लगातार जो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं फल फूल रहा है ये उद्योग के रूप में। इट्स एन इंडस्ट्री। सिंडिकेट जो है ये एक इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया है, सब कुछ अंडरग्राउंड। देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो राहिनीपुर है वहां पर ऐसी घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहां पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के जो 20 पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहां के एलटीएफ प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी है, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है उसको भी नष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। उनके क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी उस पर जो है लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर के इस पे निगरानी की जा रही है। दुखद है और ये कहा जा सकता है कि जो शराबबंदी की जो नीति नीतीश कुमार की सरकार ने लाया था वो पूरी तरह विफल है। एक तरफ वहाँ शराब को लेकर कई माफिया उभर कर सामने आए हैं और वहाँ शराबबंदी तो हुई नहीं पूरी तौर पर। आज भी वहाँ होम डिलीवरी हो रही है
जो गरीब हैं, जो बेचारे इंग्लिश शराब को की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, वो इसी तरह जो जहरीली शराब है वो पीने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए, शराब पी करके जो लोग, जिन लोगों की डेथ हुई, दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है कि शराब बिक रही है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पे लोग पी के डेथ होती थी, आज उस पर बड़ा विराम लगा है। तो अब वहाँ शराब बंद है तो फिर पिए कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ये भी उठ रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहाँ उनसे कि वो शराब पी करके उनकी डेथ हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।